हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू न्यू वीडियो। हम लोग इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो 15वां चैप्टर हमारा है पेरीमीटर एंड एरिया का, स्टेप अप मैथ्स का, उसके रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड द सब्सक्राइबर्स। तो आई होप आप लोग को वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के पहले एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ विदाउट फॉरवर्डिंग, विदाउट इधर उधर किए बगैर अच्छे से ध्यान देके सिर्फ आपको देखना है। आई एम श्योर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, आपके सारे फंडा क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग इक्विलैटरल ट्रायंगल विद ईच साइड 5। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ, मेरी आदत है, अच्छी है, बुरी है पता नहीं है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल, हमको पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ, फिर वो फिगर कोई भी हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रायंगल हो। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसके अंदर क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और हर एक साइड, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड सेम ही होती है। तो 5 सेंटीमीटर की है तो पेरीमीटर कितना आया, 5 + 5 + 5 50 हो गया। एकदम ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको MCQs के लिए वगैरह आएंगे, बराबर। सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको आप साइड इंटू थ्री भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल होती है ना, इसलिए। सो 5 + 5 + 5 लिखो या 5 × 3 लिखो, बात एक ही है। तो अपना आंसर आया पहले क्वेश्चन का 15, करेक्ट। जो भी यूनिट दिया होगा, सेंटीमीटर दिया था, मैंने सेंटीमीटर लिखा है। सेकंड, रोम्बस विथ ईच साइड 7। अब रोम्बस किसको बोलते हैं? रोम्बस भी आपको पता है कि जिसकी सारी साइड इक्वल है, ऐसे क्वाड्रिलैटरल को हम लोग रोम्बस बोलते हैं। अभी किसी के दिमाग में सवाल आया होगा कि सर फिर स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर की भी तो सारी साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ इतना ही फर्क है, दोनों की ही सारी साइड इक्वल होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि स्क्वायर के सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, हर एक एंगल 90 का होता है। रोम्बस में सिर्फ अपोजिट एंगल एक दूसरे को इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे अगर निकालना है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो फिर मैं करूँगा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकालने के लिए साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करने से अच्छा मैं कर देता हूँ 4 × साइड, क्योंकि सारी साइड सेम ही है। सो 4 × 7, मेरा आंसर आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम लोग स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन 3 कैसे करना है हम लोगों को। क्वेश्चन 3 में हम लोग को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 3 में दिया है राइट ट्रायंगल विद बेस 4 हाइपोटेनस 5। राइट ट्रायंगल है जिसमें बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि जब भी इस टाइप का राइट ट्रायंगल होता है तो जो ये तो 90 के सामने वाले को तो हम लोग हाइपोटेनस ही बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हाइपोटेनस इस क्वेश्चन में हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। बेस जो होता है ना, वो एक्चुअली AB और BC किसी भी एक को आप बेस पकड़ सकते हो और दूसरे को हाइट पकड़ सकते हो। ठीक है, तो AB को बेस लो या BC को बेस लो, एक ही बात है। तो मैं बेस ले रहा हूँ BC, जो कि हमको दिया हुआ है 4, हाइपोटेनस दिया है 5, और हम लोगों को निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए मुझे तीसरी साइड तो इस बार हमको दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, तीसरी साइड हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा तीसरी साइड? आसान है, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको ही आ रहा होगा है ना क्या करना है इस क्वेश्चन में करके। हम लोगों को सादा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तीसरी साइड निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम कब लगाया जाता है? जब 3 साइड में से, सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल होना ज़रूरी है, और राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी 3 साइड में से 2 साइड पता है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। सभी को फॉर्मूला भी पता होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, या वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। बात एक ही है, कैसे भी लिखो, आपको जो जिस तरीके से लिखना है। तो हाइपोटेनस कितना है 5, एक साइड कितनी है हमारी बेस 4, दूसरी साइड हमको पता नहीं है, मैंने उसको ले लिया x।
चलो अभी फ़ोन मिलते टाइम पे आ गया है। चल तो कंटिन्यू करते हैं। 5 का स्क्वायर हुआ 25, 4 का 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे आके हुआ माइनस, सो 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ ले लिया रूट, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको ये तीसरी वाली साइड भी पता चल गई। अब पेरीमीटर निकालना हमारे लिए मुश्किल है नहीं है बिल्कुल। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सारे साइड्स को मैं ऐड कर देता हूँ। एक साइड 3, एक साइड 4, एक साइड 5, तो हमारा टोटल आंसर आया 12 सेंटीमीटर। हो गए 3 क्वेश्चन तो हो गए पहले में से। पहले का चौथा, पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स 4 and 6। पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स हमको दिया है 4 and 6। तो बहुत आसान क्वेश्चन। तो आप लोग बोलोगे सर हर एक क्वेश्चन को आप आसानी बोलते हो, लेकिन सही में एक्चुअली है आसान, इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं थोड़े से टफ, तो उनको मैं नहीं बोलता हूँ बहुत आसान है करके। तो ए बी सी डी एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं? देखो अगर मैं ए डी एक साइड कंसिडर करता हूँ तो उसके अपोजिट होती है बी सी, बराबर। तो एडजेसेंट कौन सी होती है फिर? जो इसको लग के है। तो ए डी को लग के कौन सी है? ए बी भी है और नीचे की सी डी भी है। तो एडजेसेंट साइड्स 4 and 6 है, तो ये 4 है तो ये 6 है। अब अगर ये 4 है तो सामने वाली भी 4 है, और ये 6 है तो इसके सामने वाली भी 6 है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है। तो मुझे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोगों को पता होगा पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है ना, ये पैरेलल की ऐसे 2 लाइन निकालते हैं और उसके ऊपर एम लिखते हैं तो पैरेललोग्राम हो जाता है। हमको चलता है ऐसे, एग्जाम में लिख सकते हो, किताब में दिया हुआ है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो देयरफॉर पेरीमीटर अगर मुझे करना है तो सम ऑफ ऑल साइड के हिसाब से 2 बार मैं 4 ऐड करूँगा, 2 बार 6 ऐड करूँगा, 6 × 12, 12 और 8 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, मेरे ख्याल से आपको आराम से समझ में आ गया है, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद डायमीटर 10। हम लोग को दिया है डायमीटर 10 है। आप सभी को मैं ऐसे, मुझे लगता है कि आपको डायमीटर रेडियस ये 2 कंसेप्ट पता होंगे। सर्कल के सेंटर से जब भी हम लोग कोई कॉर्ड निकालते हैं, कॉर्ड किसको बोलते हैं? पहली चीज़ तो कॉर्ड उसको बोलते हैं जो सर्कल को 2 जगह कटे, वो हो गई कॉर्ड, ठीक है। तो ए बी इज अ कॉर्ड, जो सर्कल को 2 जगह कटेगी वो कॉर्ड, सिंपल। तो ये जो मैंने सी डी बनाया है वो भी कॉर्ड है, लेकिन वो सेंटर से जा रही है, तो उस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, फिल इन द ब्लैंक वगैरह आता है कभी कभी। लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब कौन सा? डायमीटर। तो डायमीटर कितना दिया है? 10। तो अगर डायमीटर 10 है तो इसका मतलब सी से लेकर डी तक ये 10 है, तो रेडियस सी ओ या डी ओ कितना होगा? उसके आधा होगा। हमको पता है रेडियस जो होता है वो डायमीटर के आधा होता है। तो रेडियस हमको मिल गया 5, और पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 3.14 लेना है। अगर नहीं देते तो हम लोग जनरली 22/7 यूज करते हैं। क्या क्या निकालना है? एरिया एंड सरकमफेरेंस। फिर से एरिया का मतलब क्या? सर्कल का एरिया मतलब ये वाला पार्ट, और सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब क्या? सरकमफेरेंस मतलब सिर्फ ये बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पेरीमीटर ना, उसी को सर्कल अगर है तो पेरीमीटर की जगह सरकमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं बस। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू डालता हूँ 3.14 × 10 × 10, आर इज 10, सॉरी आर इज 5, डायमीटर 10 था, तो रेडियस तो 5 है, तो 5 × 5, तो इंटू कर देता हूँ। 5 5 × 25 आ गया, 25 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, पॉइंट देखो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, पॉइंट को भूल गया मैं, 314 × 25 मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ पॉइंट देना है। अब यहाँ पे बहुत बच्चों की गलती हो जाती है। देखो पॉइंट के बाद टोटल संख्या सिर्फ 2 है, बराबर ना। तो हमको क्या करना है, राइट साइड से हमारा जो आंसर आया था उसका राइट साइड से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट दे देना है। हो गया, पॉइंट हमारा बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने एरिया निकाला हुआ है, करेक्ट। अभी हमको निकालना है इसका पेरीमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो लिख सकते हो 2 पाई आर, या फिर उसी का मतलब होता है पाई डी, बराबर ना, एक ही बात है।
रेडियस का डबल करके क्या आता है, डायमीटर। तो पाई और रेडियस का डबल मतलब डायमीटर, तो दो में से कोई भी एक यूज करो, आंसर एक ही है, सेम बात है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 और रेडियस कितना है 5, तो ये हुआ 5 2 10, 10 इंटू 3.14। देखो इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000 करना मतलब ऐसे बाय हाथ का खेल है ना, क्या करना होता है। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने लिखा 314, ये जीरो का अंडा यहाँ पे रखा दिया, तो 314 लिखेंगे, जितने जीरो सामने लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, राइट साइड से 2 संख्या छोड़ो, पॉइंट दे दो, हो गया आंसर। तो इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000 करना है तो कुछ भी नहीं करना होता है, सादा सिंपल हमको पॉइंट को सरकाना होता है, बस हो गया। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है स्टूडेंट्स। हम लोग आगे के क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, हमारा 2 क्वेश्चन हो गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इसका मतलब अगर ब्रेड्थ है 10 तो लेंथ कितना है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ अगर 10 है तो लेंथ है 20, बराबर। तो मैं अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे करता हूँ, लेट द ब्रेड्थ बी x, यूनिट कुछ दिया है आगे, सेंटीमीटर में दिया है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। तो लेंथ जो है वो उसके डबल है बोला उन्होंने। बहुत बच्चे डबल को क्या करते हैं, x+2 लिखते हैं। भैया +2 करने से डबल कैसे बनेगा, है ना, डबल करने के लिए इंटू 2 करना होता है। तो ये हुआ हमारा 2 इंटू x, तो ये मिल गई लेंथ। अब लेंथ है, ब्रेड्थ है, एरिया दिया है 288, तो एरिया दिया है इसलिए एरिया का फॉर्मूला लगा रहे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर पेरीमीटर दिया होता तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ में 2x इंटू एक्स, लेकिन एरिया तो दिया है ना 288, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख लिया हमने। सो 288 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत से बच्चों को गड़बड़ घोटाला होता है इसमें। 2x² इंटू 5xy कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते वक्त नंबर को नंबर से करो, 5 2 10, वेरिएबल के पावर बढ़ाओ। यहाँ पे x कितने हैं 2, यहाँ पे कितना है कुछ भी नहीं, पावर तो 1 है, तो मतलब टोटल कितना हुआ, x का टोटल पावर हुआ 3, और y तो अकेला ही है, तो y वैसे ही रहेगा। तो वैसे ही यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो x के साथ तो संख्या ही नहीं है, मतलब 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आया, 2 1 जा 2, और ये x को यहाँ पावर 1 और यहाँ पावर 1, तो x टोटल कितने हुए 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है हमारा 2x²। अब ये 2 और x² के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का 2 जब दूसरे तरफ जाता है तो हो जाता है डिवाइड। देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस ना हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में डिटेल में किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिए थे। तो अगर किसको ये मल्टीप्लाई का 2 यहाँ क्यों डिवाइड हो रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर दिमाग में आते हैं तो प्लीज़ वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन आप स्टेट बोर्ड वाले, अब CBSE वाले जनरल भी देखोगे ना तो आपके सारे फंडे उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 288 को 2 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया, 144 इज इक्वल टू x नहीं है, x² है, मतलब 144 ये x नहीं है, x का स्क्वायर है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भैया ये किसका स्क्वायर है, फिर ये तो 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर मतलब अगर x² होता है तो इसका मतलब x क्या होता है, 12 होता है, तो x की वैल्यू हमारी मिल गई। तो x अगर मिल गया तो ब्रेड्थ मिल गई हमारी, ब्रेड्थ कितनी थी, x थी, तो कितना आया 12, और लेंथ तो उसका डबल था ना, तो 12 का डबल कितना आया 24। अभी हम लोगों को और एक चीज़ उन्होंने निकालने को बोला था क्वेश्चन में, उन्होंने बोला था फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 इंटू लेंथ कितना आया 24 प्लस ब्रेड्थ कितना है 12, सो 2 इंटू ऐड किया 36, और 36 इंटू 2 हमारा आंसर आ गया 72। फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमेशा वर्ड्स में लिखना है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो आंसर वर्ड में आना चाहिए। सो द पेरीमीटर इज 72 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए अच्छे से प्लीज़ ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है,
बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। हाउ मेनी टाइल्स मेजरिंग 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ईच will be required to pave a 1 meter wide strip around a rectangular swimming pool with dimensions 10 meter by 8 meter। तो मैं आपको समझने के लिए अच्छे से ध्यान में आए इसलिए मैं इसमें एक डायग्राम निकाल के दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन पूरा अच्छे से घुस जाए, बराबर। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल और उसके बाहर ये है हमारा एक स्ट्रिप। बाहर ये अपना एक स्ट्रिप है। सो दिस इज स्विमिंग पूल और ये है हमारा, उन्होंने बोला था एक पेवर ब्लॉक्स लगाते हैं चलने के लिए, है ना, तो ये स्ट्रिप है चलने के लिए। 1 मीटर वाइड स्ट्रिप अराउंड स्विमिंग पूल, मतलब ये इसका विड्थ कितना है, ये विड्थ कितना है 1 मीटर है। जो स्विमिंग पूल बना है उसकी क्या डायमेंशन है 10 मीटर बाय 8 मीटर, है ना। जो स्विमिंग पूल बना है वो है 10 बाय 8, तो इसके डायमेंशन में जानबूझ के ब्लू में लिख रहा हूँ 10 बाय 8 है। और ये जो स्ट्रिप है उसका विड्थ कितना है हर जगह 1 मीटर। ओके, तो मुझे बताइए ये जो बाहर का रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल बना उसकी लेंथ कितनी होगी। ये 10 था अंदर का ब्लू वाला, 10 से इधर 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर दोनों तरफ, तो 10 में 2 जोड़ दिए ये हुआ 12। वैसे ये 8 जो था वो तो ब्लू था, तो उसके ऊपर 1 मीटर विड्थ है, उसके नीचे 1 मीटर विड्थ है, मतलब जो टोटल विड्थ हुई बाहर वाले की वो कितनी हुई 10। अब मुझे अगर ये वाला पार्ट का एरिया चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका एरिया मुझे मिलेगा कैसे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो मैं पूरा बड़ा डब्बे का एरिया निकालूंगा, उसमें से ये अंदर के डब्बे का एरिया माइनस कर दूंगा, तब मुझे स्ट्रिप का एरिया मिलता है, बराबर है कि नहीं। देखो अगर मैंने बाहर का एरिया निकाला, बराबर, ये अंदर का एरिया निकाला और उसमें से अगर ये मैं माइनस कर दूँ, देखिए अंदर का एरिया जब मैं माइनस कर देता हूँ तो बराबर हमको जो एरिया चाहिए वो मिल जाता है। इसका मतलब सिंपली करना क्या है, मुझे स्टार्टिंग में तो यही करना है। देखो मैंने डायग्राम ही मिटा दिया पूरा चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेता हूँ फास्ट में। ओके, यस, तो अंदर के जो रेक्टेंगल था उसके डायमेंशन थे 10 बाय 8। ये जो विड्थ है, ये विड्थ हमको दिया हुआ है इसकी 1 मीटर, तो ये बाहर का जो रेक्टेंगल बन रहा है उसकी लेंथ क्या होगी 10 और 2 12, और ये जो हाइट है वो कितनी होगी 8 और 2 10। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ स्ट्रिप। उसके लिए मुझे करना क्या है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, बराबर। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बहुत ही आसान होता है ना, फॉर्मूला L1 इंटू B1 माइनस L2 इंटू B2। सो L1 और B1 बाहर की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है 12 और 10, माइनस अंदर की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है 10 और 8, सो 10 इंटू 8। सो 12 इंटू 10 आया 120, इसको माइनस किया 80 को माइनस किया, तो मतलब स्ट्रिप का एरिया कितना है हमारे 40 मीटर स्क्वायर है। ये वाला एरिया हमको पता चल गया। अभी सवाल क्या था, लेकिन हमको पूछा था टाइल्स कितनी लगेगी जिसका कि साइज है 20 बाय 20 वाला। 20 बाय 20 वाले कितनी टाइल्स मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी 40 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। अब गड़बड़ एक चीज़ आपको ध्यान में आई होगी कि जो टाइल उन्होंने दिया है वो टाइल कौन से इसकी दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, 20 बाय 20 सेंटीमीटर, और जो एरिया को लगाना है वो एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये करने के पहले कुछ भी इसमें यूनिट वगैरह तो चेंज देखते हैं क्या करना है। इसके पहले मुझे एक आप सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए
कि अगर मान लो मुझे यहाँ पे टाइल्स लगाना है और इसका एरिया 200 है, जो भी यूनिट हुआ, ओके यूनिट भूल जाओ, इसका एरिया 200 है, इसमें मैं जो टाइल फिट कर रहा हूँ वो एक टाइल का एरिया मेरा मान लो है 10, तो टाइल कितनी लगेगी? क्या करोगे? क्वेश्चन फिर बताऊँ, 200 का मेरा एरिया है फ्लोर का और एक टाइल का एरिया 10 है, कितनी टाइल्स लगेगी? मेरे ख्याल से सारे ही लोगों ने बराबर आंसर दिया होगा 20। मतलब आप लोगों ने एक्चुअली क्या किया, आप लोगों ने एरिया ऑफ फ्लोर को एक टाइल के एरिया से डिवाइड किया, बराबर। तो मैं वही कर रहा हूँ, एरिया ऑफ फ्लोर टू बी टाइल्ड, हाँ, जहाँ पे हमको टाइल लगाना है उस फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, बराबर। तो एक टाइल के एरिया से डिवाइड करता हूँ। सो एरिया कितना है हमारे फ्लोर का? 40, और हमारी टाइल क्या साइज की है? 20 बाई 20। अब ये तो मतलब 20 बाई 20 लेंथ इंटू ब्रेड पकड़ो, स्क्वायर पकड़ना है स्क्वायर पकड़ो, है ना। अगर आप स्क्वायर भी इसको पकड़ते हो 20 बाई 20 मतलब एक्चुअली स्क्वायर ही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड, तो 20 इंटू 20 वही आएगा, ठीक है। तो ये बराबर है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। एक चीज़ हमको सिर्फ करना है, ये मीटर स्क्वायर, मैंने इसके पहले के एक वीडियो में बताया था कि मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए हमको इंटू 100 करना होता है। तो नेचुरली अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो इसका मतलब हमको 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। तो 2 बार मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यूनिट हो जाए सेम। अब 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 8 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, क्या बचा? 2 इंटू 5 इंटू 100, हमारा आंसर आ गया। 2 5 ज़ा 10, और 10 को मैंने और इंटू कर दिया 100, मतलब मेरी नंबर ऑफ टाइल्स कितने आई? 1000। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के पहले के 4 क्वेश्चन किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेथड पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं बहुत जल्दी ही अगला वीडियो भी पब्लिश करूँगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स, सी यू।